अस्सलाम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सेनेट के इलेक्शन ने ये बात तो वाज़ह कर दी कि ख़ास तौर पे जो PDM का इत्तेहाद है वो गैर फितरी है और ख़ास तौर पर अपनी जमातों ने उनके साथ दगा कर दिया। और मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हो जाए। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाता, जो ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तारीख थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। तो इसी पे आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर अरशाद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शमीम आफ्ताब साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में होने से क्या नुकसान आता है और ग्रे लिस्ट से बाहर आने में हमारे क्या फ़ायदा है, इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सैयद बलाल साहब। तो मैं बात शुरू करूँगा डॉक्टर साहब से। मैं तो ये कहूँगा कि देखें जी, जो कुछ पहले PTI के साथ हुआ वही हमारी जमात के साथ कर दिया करने वालों ने। तो बात यह है कि मुल्क में इसी तरह होता रहा तो पता नहीं हम लोग कब संभलेंगे, कब मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है तो सीढ़ी खींच ली जाती है, नीचे से गिरा दिया जाता है। अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि हमें बदले ले रहे हैं, बदलाव के लिए आए थे। काश के बदलाव की तरफ आ जाते, लेकिन फिर भी देर है दुरुस्त है। अल्लाह करे कि देखें, अब ये पावर मिल गई PTI को तमाम। अभी पहले वज़ीर आज़म, फिर सदर, अब सेनेट के चेयरमैन दोबारा से ये मुंतखब हो गए और वाइस चेयरमैन भी इनका आ गया। तो अभी इनके कोर्ट में बॉल भी है, इनके पास बैट भी है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास मुल्क भी है, इक़्तिदार भी इनके पास है। अब हम ये चाह रहे हैं, आवाम देख रही है। देखें, छोड़ें पार्टीज़ को, छोड़ें सब चीज़ों को। अभी हमें बात करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए कि अब इनको चाहिए कि अब ऐसा कुछ कानून साजी कर जाएं। असम्बली में बैठे हैं, असम्बली में कानून साजी करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे को जेल भेजने की कोशिश करें। अभी अब वक्त वो है कि आपके पास कहने को तो यह है कि 2 साल रह गए। मैं कहता हूँ 2 साल नहीं है, 1 साल बाद तो आप इलेक्शन की तैयारी में लग जाएंगे, अगले इलेक्शन की। तो खान साहब को अब चाहिए ये कि जीत गए, आपको मुबारक हो, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन 26 तारीख को हम आ रहे हैं इस्लामाबाद में एक धरने की शक्ल में, जैसे आपने धरना दिया 45 दिन के लिए। तो बेहतर यह है कि बेहतरी करेंगे तो शायद हमें आना ना पड़े। हम क्यों आ रहे हैं? हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं आवाम के लिए, मुल्क के लिए, इन इदारों के लिए जो कि तबाह हो गए, सब कुछ हो गया। तो अभी खुदा करे कि ऐसा हो कि इस साल में या इन दिनों में गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। कैमरों की बात हो रही थी, क्या आप लोग अपोजिशन से इतनी खौफजदा थे कि आपने ये सारा अरबा इस्तेमाल किया? और कैमरे लगाने का वहाँ पे मकसद क्या था? क्या इसमें रिजल्ट में कोई चेंजिंग आ सकती थी या इसकी वजूहात क्या हो सकती? देखिए जी, वहाँ कोई कैमरे नहीं लगाए गए। वो जो कैमरे थे वो पहले ही होते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि वहाँ पे जो हर टीवी के नीचे कैमरा लगा होता है, क्योंकि कोई अगर आपने वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना है या कुछ तो उस कैमरे की ज़रूरत होती है। और उनको मैंने खुद जाके देखा। मैं कल सारा दिन सेनेट में थी और जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था तब भी मैं वहाँ पे थी। तो वो शीरी साहिबा बार बार उठ के आती थी और कैमरे का मुंह उस साइड पे था और वो कह रही थी कि कैमरा ये उस साइड पे भी मुंह क्यों है। इनको असल में पहले ही पता चल चुका था कि हमने हारना है। और ये सुबह से वही ये वो कहते हैं ना कि वो बहाने जिस तरह तलाश करके और उसको वो छोटी छोटी चीज़ को इन्होंने तो कोई एक वो छोटी सी लगी हुई थी वहाँ पे निशान था तो उसको भी इन्होंने कैमरा बना दिया कि ये भी शायद कैमरा है, खुफिया कैमरा। इन्होंने वो जो भी वहाँ पे छोटी छोटी कोई चीज़ें लगी हुई थी, कील को भी की अतक एक कील लगा हुआ था और उसके आसपास वो था, तो उसको भी इन्होंने जाके कहा कि ये भी शायद कैमरा हो सकता है। तो वो असल में इन्हें सुबह पता चल चुका था कि हमारे साथ क्या होने वाला है और ये इन्होंने सुबह से इसलिए शोर मचाना शुरू कर दिया था। और यकीन करें कि जिस वक्त पोलिंग हो रही थी तो एक बंदा उठ के गया है तो फिर शीरी साहिबा उठ के खड़ी हो गई हैं, दूसरा वोटर गया है तो फिर खड़ी हो गई हैं, तीसरा वोटर वो बार बार कह रहे थे आप प्लीज़ बैठ जाएं, लेकिन इन्हें अंदर से ऐसी बेचैनी थी कि इन्हें पता था कि हमने हारना है। और अगर इतना ही डर था तो फिर हम जो कह रहे थे कि आप ओपन कर लें, आप शो हैंड कर लें, आप उसमें क्यों नहीं आए? आप अगर इतना ही था तो आपको पता चल जाता कि किसने आपके साथ गद्दारी की है, इतने आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आज हमारा बयानिया जो था कि आप ये शो हैंड करें, उसका मैं समझती हूँ कि वो अगर होता तो आज आपको भी पता चल जाता कि आपको आपके साथ किसने गद्दारी की है। लेकिन लोगों ने अपने ज़मीर पे दिया है वोट। अगर आप कहते हैं इन्होंने बहुत शिकार शोर मचाया कि ये जो 8 वोट हैं ये हमारे हैं,
تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈپٹی آپ کے چیئرمین پہ کیا ہوا، کیونکہ وہی ووٹ ڈپٹی چیئرمین کو ڈال گئے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ ووٹ خراب کیے، یہ جان بوجھ کے کیے گئے. بالکل ٹھیک. بلال صاحب یہ بتائیں سر کہ اگر ہم موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کی بات کرتی ہیں تو سب سے زیادہ جو گورنمنٹ زور دے رہی ہے وہ ٹیکس پہ دے رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس دینے کا وہ رجحان نہیں ہے جو باقی ممالک میں ہے؟ تو اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں یا کیسا بہتر کر سکتے ہیں؟ سر ٹیکس کے حوالے سے کیرٹ اینڈ اسٹک رول ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ. بیسکلی آپ تھوڑا سا ان کو لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو اسٹیکس سے اوبیسلی آپ پینلٹی بھی امپوز کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارا جو ادارہ ہے ٹیکس ریونیو اتھارٹی کا FBR، اس کی اپنی کیپیسٹی بہت زیادہ ویک ہے. اربن ایریا میں آپ اس کو بہت ایکٹیو دیکھیں گے، رورل ایریا میں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک آڑتی ایک دن کے اندر کتنی بڑی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور اینڈ میں نیل کا ریٹرن فائل کر کے سائٹ پہ ہو کے چلا جاتا ہے. اور یہاں پر ہم انڈائریکٹلی ٹیکس اتنا زیادہ امپوز کر دیتے ہیں سیلس کے مدمے کے. ایک عام آدمی کوئی بھی چیز خریدتا ہے، لیٹ سپوز ایک بسکٹ کا پیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی سیلس ٹیکس لگ رہا ہے. وہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے ہی نہیں ملک میں، سب کچھ انڈائریکٹ ہے. وہ ہماری کیپیسٹی اتنی ویک ہے FBR کی بالخصوص. اور انفارچونیٹلی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی خان صاحب نے، ان کی گورنمنٹ نے، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی. میں تو ساری گورنمنٹس کو آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں کہ FBR آج بھی ویسے ہی ہے. ہم اس ایک گورنمنٹ کو بلیم کریں اور پچھلوں کو نہ کریں، یہ بھی غلط ہے کیونکہ کسی نے بھی FBR کی کیپیسٹی اس طرح سے بلڈ نہیں کی. دوسرا سا کرپشن، اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ میرے اوبیسلی کلائنٹس بہت زیادہ ان کو نوٹسز آتے ہیں اور میں تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن ہاف آف مائی کلائنٹ ایکچولی ٹیل می کہ جی آپ انڈر دا ٹیبل اتنے میں ڈیل ہو رہی ہے FBR کے ساتھ. تو مطلب آپ آنیسٹلی دیکھیں کہ جتنا کچھ یہ کر لیں اینڈ میں آ کے کرپشن اسی جگہ پر ہے. اور سر کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر میکرو اکنامک اور مائکرو اکنامک دونوں ویریبلس کے اوپر ہوتا ہے. گورنمنٹ نے میکرو اکنامک لیول پہ بہت کام کیا ہے. مطلب آپ اسٹیٹ بینک سے دیکھیں، آپ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری دیکھیں، ٹورزم کے اوپر لائک ایک ڈرائیو، ایک کوشش ضرور کی ہے. مائکرو کے اوپر یہ کچھ نہیں کر سکے. مائکرو اکنامک ویریبلس وہی ہوتے ہیں جیسے عام آدمی کی دستیاب والی چیزیں جس میں مہنگائی ہو گئی. اس چیز کے اوپر اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کے میکرو اکنامک ویریبلس لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اس میں 5 سال 10 سال لگتے ہیں رزلٹ آنے میں بھی. اب خان صاحب کی گورنمنٹ جس طرف کو کام کر رہی ہے وہ میکرو اکنامک، اس کا رزلٹ بہت لمبا آتا ہے. مائکرو کے اوپر اگر کچھ کام کرتے تو آج بہت زیادہ حالات چینج ہوتے. اور میرا خیال ہے 2.5 سال انہوں نے گزار لیے ہیں. اگلے 2.5 سال اگر مائکرو اکنامک ویریبل عام آدمی کے اوپر ذرا سا چلیں تو بہت حد تک بہتر ہو جائے گا. انسینٹیو بہت دیے انڈسٹری کو بھی، ریئل اسٹیٹ کو بھی. اس میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کرپشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی آج CDA میں ایک پلاٹ ٹرانسفر کے لیے میرا جانا ہوا صبح، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے حالات ہیں. سیم از دا کیس ود FBR اینڈ ایوری اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن. ابھی تک اسی طرح کے جو بابو لوگ ہیں وہ کرپشن اسی طرح سے ہو رہی ہے. آپ اس چیز کو نیگیٹ کر ہی نہیں سکتے، پاکستان سے کرپشن ختم کر نہیں سکتے. آپ ٹاپ نوچ لیول پہ کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو اندر کر دیں، اس کو اندر کر دیں. آپ لوور لیول کے اوپر بھی آئیں نا، تھوڑا سا مائکرو کے اوپر بھی آئیں. یہ جو عام بابو جو سیٹ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بھی تھوڑا سا کریں گے تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. لوگوں کو نواز شریف یا عمران خان نے ریلیف نہیں دینا، لوگوں کو اس کے امیجیٹ پرسن جیسے CDA ہے، RDA ہے، FBR ہے، یہ جو امیجیٹ ادارے ہیں ان سے آپ کو ریلیف دلوانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بلال صاحب کی بات سنی. سر CDA بالکل ایک اسلام آباد میں بہت بڑا مافیا ہے. سر PTI کی حکومت کو تو ابھی چلے 2.5 سال ہوئے، آپ نے 5 سال حکومت کی، بلکہ آپ کے اتحادی اس سے پہلے پیپل پارٹی کی بھی حکومت رہی. سر کیا وجہ ہے آپ کیوں CDA یا RDA یا ان اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں CDA اور تحصیل کوارٹر، ہیڈ کوارٹر، ساری یہ چیزیں اتنی کرپشن نہیں تھی ویسے جتنی آج کل ہے. ہمارا بھی اکثر CDA میں جانا ہوتا ہے. جو پہلے ہمارا کام 5,000 میں ہوتا تھا 50,000 میں ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہی بھائی صاحب نے کہا کہ جی ٹاپ لیول پہ پکڑنے کی کوشش کیجئے. پکڑ کیا رہے ہیں؟ وہ ذلیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. دوسرا اس کی پگڑی اچالنے کی کوشش جسے کہتے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں. کاش کے یہ اداروں کی طرف توجہ دیتے، کاش یہ ملک کی طرف توجہ دیتے، کاش یہ قانون سازی کی طرف توجہ دیتے، کاش یہ وزراء مشرا کی طرف توجہ دیتے. سر نہیں راجہ صاحب، اکثریت اس کو کہتے ہیں جب آپ وزیر اعظم بن گئے آپ کے پاس پاور آ گئی. جب آپ کے پاس پاور آ گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو آپ اس لاٹھی سے ہانکتے سب کو. آپ نے وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کیا. آپ نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا. جہانگیر ٹرین اینڈ کمپنی کو دیکھ لیجیے، آپ ادھر دیکھ لیجئے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. کیا وہ ستیلے بچے تھے آپ کے؟ یہ آپ کے سگے بھائی تھے؟ کیا ہوا؟ اگر آپ اپنے گھر سے احتساب شروع کرتے، گھر سے شروع کرنا چاہیے. جب میں کسی کو نماز کی تلقین کروں گا پہلے میں خود سے پڑھوں گا. جب میں خود نہیں پڑھتا ہوں تو میں کسی کو کیا کہوں گا تم نماز پڑھو؟ تو بات یہ میں مثال دے رہا ہوں ایک صرف. تو احتساب ہوتا ہے اپنے گھر سے، تبلیغ ہوتی ہے اپنے گھر سے. ان چیزوں کو جب ہم اپنے آپ کو
पाक नहीं रखेंगे तो बाकी को पाक रहने की तलकीन नहीं कर सकते हम। तो इदारे तभी ठीक होंगे जब हम इदारों की तरफ तवज्जो देंगे, जब हम बैठ के कानून साज असम्बली में कानून पास करेंगे। हाँ, अगर ऐसी सजाएं दी जाए ना कि आज जो करप्शन करता हुआ पकड़ा गया, उसको जैसे मोटरवे पुलिस ले लीजिए, मोटरवे पुलिस क्यों अच्छी है कि उसके कानून बना था कि जिसने रिश्वत ली है, जिसने कोई करप्शन की, उसको फारिग कर दिया जाएगा नौकरी से। हमें पता है कि सीडीए में कोई करप्शन करेगा, वो हड़ताल करेगा, हड़ताल करने के बाद वो लोग इकट्ठे होंगे, दोबारा से बहाल हो जाएंगे। ऐसे तहसील हेडक्वार्टर में इकट्ठे होंगे और मतलब ये हो जाएगा। अगर कानून ऐसा बन जाए कि जो करप्शन करेगा वो घर जाएगा, उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो ऐसी गलत करे और रिश्वत ले। दूसरा ये है कि हम लोग रिश्वत देने पे मजबूर हो जाते हैं। मजबूर किस लिए होते हैं कि हमारा काम अगर नहीं होगा तो हमारा नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि हम हर आदमी जल्दी में है कि यार जल्दी से काम कर लो। अब जल्दी काम करने के लिए पैसे दे रहे हैं हम और उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, हमारी मजबूरी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे से पैसा भी कमा रहे हैं। तो इदारे तभी ठीक होंगे जब हमारा हुक्मरान ठीक होगा। मैडम, इंशाल्लाह। देख लें, ये आप पे बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है कि इदारों पे आपकी गिरफ्त नहीं है। इसके अलावा अगर हम करप्शन की बात करते हैं, आपका सबसे बड़ा मोटो था कि मुल्क में करप्शन को ख़त्म किया जाए, लेकिन दोनों मेहमानों की आपने बात सुनी कि करप्शन में मजीद इजाफा हो गया। हम इसको क्या समझे, क्या अदारों पे आपका कंट्रोल नहीं है या खान साहब बेबस है? नहीं जी, स्टार्ट में नो डाउट के इदारों को सीधा करने में एकदम कोई ऐसा हमारे पास भी जिन नहीं है कि हम एकदम इदारों को इतने अरसे के जो 30-35 साल के बिगाड़ है उसे एकदम हम ठीक कर लेंगे। और वही करप्शन जो ये छोड़ के गए हैं, वही लोग जो करप्शन के आदी हो चुके हैं, उनके मुंह से जब नवाला छीना गया है तो फिर उन्होंने कोई ना कोई दूसरे तरीके, दूसरे रास्ते अपनाने थे। और वो जो बाबू लोग बैठे हुए हैं, उनको वो कैसे हो सकता है कि वो अपने हाथ से ये सब कुछ जाने दें? उनके जैसे जड़ों में करप्शन बैठ चुकी है और इससे एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन का तल्लक है, आपके पास कानून है, आपने 50 साल में 55 साल में उन कानून पे अमल ही नहीं किया। हर इदारे का हर जगह पे करप्शन के ऊपर भी सज़ाएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उन पे कभी अमल दरामद ही नहीं हुआ। जब अमल दरामद नहीं होगा तो आप नए कानून भी बना लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप लोग करवाएंगे? हम लोग तो जितना हो सका है इदारों को सीधा किया है, इन बाबू लोगों को सीधा किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी आपको पता है कि डीसीज एसीज के डेली सीएम के पास, पीएम के पास उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अगर कोई आपने ये भी इनका बयानिया था कि जी ये जो है बार बार ये इतनी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, वो पोस्टिंग्स इसीलिए हो रही थी कि इन बाबू लोगों को सीधा करने के लिए। और ये अब टाइम आ गया है कि इनको लटकाया भी जाएगा, इनको नौकरियों से भी निकाला जाएगा और इंशाल्लाह ये अपना रास्ता सीधा लेंगे। और यकीन करें, मैं अपने कोर्ट मोमन और सरगोदा की बात करती हूँ कि पहले आपके एसीज और डीसीज जो हैं वो दफ्तरों के अंदर से ही नहीं निकलते थे। एक ज़माना था, हम छोटे होते थे तो मुझे पता चलता था कमिश्नर आ रहा है विजिट पे, डीसी आ रहा है, एसी आ रहा है, वो पूरा सिस्टम को आके वो देखते थे कि किस तरह हो रहा है। एक टाइम बीच में आया कि ये अपने ऑफिसेज एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। आज फिर वो ज़माना आ चुका है कि आपका एसी भी बाहर फील्ड में है, आपकी डीसी भी फील्ड में है, आपके कमिश्नर भी आप बाहर जाके देख रहे हैं कि नीचे मेरे डीसी या एसी क्या काम कर रही हैं। ये रेवेन्यू की हमारी कचहरियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। हम 55 में सुनते थे कि कचहरी खुली कचहरी, उसके बाद कचहरियाँ ख़त्म हो गई थी। आपके डीसी एसी की कचहरी ही नहीं लगती थी। अब रेवेन्यू की कचहरीज हैं, कमिश्नर की कचहरी है, डीसी की कचहरी है, एसी अपनी तहसील में कचहरी लगा रहा है। ये चेंज है, ये इतने अरसे बाद चेंज आया है। आप बेशक उठा के देख लें, हमने भी सारा प्रोसेस साथ साथ देखा है। और वो जो आज से 35-40 साल पहले जो हमारा बचपन था उसमें जो चीज़ें देखी थी वो हम आज देख रहे हैं। और ये यहाँ बैठ के बात करना और फील्ड में जाना, हम फील्ड के बंदे हैं और हम हर वक्त फील्ड में हैं। और मैंने जो अपने सरगोदा में या चकवाल में या यहाँ पिंडी में इतना चेंज नहीं आया जितना सरगोदा या चकवाल में चेंज लेके आए हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी चेंज आएगा। और 2.5 साल के बाद हम जब अवाम में जाएंगे तो वो वोट हमारा ही होगा। बिलाल साहब, ये बताएं कि अभी जैसे अपोजिशन लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है, धरनों की बातें कर रही है, तो इस्लामाबाद में इस किस्म की जो एक्टिविटीज होती है, ये खास तौर पे आप लोग जो तिजारती बिजनेसमैन लोग होते हैं उन पे क्या असरअंदाज होती है?
और अनफॉर्चुनेटली सर एडवर्स इफेक्ट होता है ऑब्वियसली, और खान साहब को पता होगा कि बैक इन 2016 और 15 के अंदर जो हुआ 126 दिन का धरना, उससे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा था। और मे बी अब मुझे नहीं पता अपोजिशन में कितना स्टेमिना और कितने दिन के लिए यहाँ पे आके रुकते हैं, तो ये बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ सर, इसके लॉन्ग रन इफेक्ट भी बहुत बुरे हैं, उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो इमीडिएटली तो आपके जो कमर्शियल जो ताजिर है उसके ऊपर पड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इट्स वेरी एडवर्स फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और खासतौर पर स्टॉक मार्केट इस टाइम पे 44,000 45,000 के ऊपर रुक गई है एक तरह से, और इट वाज लाइक इन 52,000 2016 में, उसके बाद से नीचे आई थी। लेकिन ऑब्वियसली ये आपका इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का, अगर ये आपका इंडिकेटर रुक गया तो इसका मतलब है कि इट्स वेरी वेरी मच बैड साइन फॉर अस, और आई होप कि बहुत अरसे लंबे तक ये इस तरह की चीज ना चले। डॉक्टर साहब, ये भी अफवाह है कि मरियम नवाज और हमजा के दरमियान भी जो है वो इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है, खास तौर पे जो नेक्स्ट आप लोगों का लॉन्ग मार्च के हवाले से या धरने के हवाले से जो आप लोगों का बयानिया है वो आपस में मुत्तफिक नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? राय साहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अफवाहों की फैक्ट्रियाँ जो हमारे खिलाफ है ना, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, ये हमेशा अपने वक्त पे दम तोड़ जाती हैं। जो कुछ मर्जी कहते रहे, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब में लड़ाई होगी, कभी कहते हैं हमजा शरीफ और मरियम नवाज में लड़ाई होगी। ऐसा कुछ हुआ है ना होगा इंशाल्लाह। हम लोग इकट्ठे हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं हम लोग, पाकिस्तान के हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए हम इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम लोग लड़ें, हम नहीं लड़ेंगे कभी भी, क्योंकि हम मुत्तहिद हैं, हम बहन भाई हैं आपस में, हम एक दूसरे की कदर जानते हैं। हमें पता है कि एक दूसरे की कदर कैसे करनी है और एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करनी है, पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे करनी है, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कैसे करनी है, पाकिस्तान को आगे ले जाना कैसे है, हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन कैसे करना है। देखिए, जब मियाँ साहब को हुकूमत मिली उस वक्त पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, दहशत गर्दी थी चारों तरफ, लोग हमें डराते थे कि मारगला की पहाड़ियों में दहशत गर्द आए हुए हैं। आज जब पाकिस्तान को सारे अंधेरों से निकाला, दहशत गर्दी से पाक किया, तो हमारी हुकूमत ख़त्म कर देगी, उसका सिला हमें ये मिला। उसके बाद क्या हुआ? इनके हवाले हुकूमत की गई, ये आए तब्दीली सरकार ने क्या किया? अब मुझे तो यही लगता है कि यही हाल रहा तो फिर वही अंधेरों में होंगे, हम वही होंगे, दहशत गर्दियाँ। खुदा ना करे कि हमारे मुल्क में ऐसा वक्त दोबारा आए, खुदा ना करे कि अल्लाह ना करे कि ऐसे लोग, हमारे मनहूस लोग जो हमारे मुल्क पे बुराई का साया बनकर आए थे, वो दोबारा ना आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब चाहिए कि मुल्क के काम करे और होश की नाखून ले। मैडम, ये बताएं कि पंजाब में भी बात गश्त हो रही है, कोई तब्दीलियों के आसार नजर आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, क्या वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है या वहाँ पे उस्मान साहब ही आपके वज़ीर आला रहे? वज़ीर आज़म साहब का पूरा एतमाद है बुज़दार साहब पे, और बुज़दार साहब ही हमारे वज़ीर आला हैं, और उनकी ही लीडरशिप में हम पहले भी 2.5 साल बहुत हमने गुजारे बड़ी कामयाबी से, और आइंदा भी इंशाल्लाह अगला भी जो टेन्योर है पूरा 2.5 साल बुज़दार साहब ही हमारे वज़ीर आला होंगे। देखें, वज़ीर एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसके नीचे एक पूरा सिस्टम होता है, और वो सिस्टम तबाह हाल मिला, जिसको बुज़दार साहब ने इतनी मेहनत से 2.5 साल में सीधा किया है, और वाकई ही सीधा किया है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने नहीं किया, हम उनके साथ उनके नुमाइंदे हैं, और हमने अपनी मेहनत से बहुत चेंज लेके आए हैं, और इंशाल्लाह अगले भी 2.5 साल बुज़दार साहब की क़यादत में हम लोग इदारों को सीधा करेंगे, और 5 साल के बाद मैं यहाँ आके बैठ के इंशाल्लाह बताऊंगी कि हमने क्या क्या किस इदारे को कितनी इसमें करप्शन थी और कहाँ हमने ला के खड़ा किया। ठीक हो गया। लाल साहब, आप जो एक न्यूट्रल बंदी है, सर ये बताएं कि पंजाब के हवाले से आप मुतमिन हैं? इसके अलावा आखिर में सर प्राइम मिनिस्टर साहब को आप क्या पैगाम देंगे कि और मजीद हमारी इंडस्ट्री को कैसे बेहतर किया जा सकता है या इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर, एज फार एज लाइक पंजाब इज कंसर्न, बाकी सूबों के मुकाबले में तो यहाँ पे मशीनरी भी बेहतर है, आपकी स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे हैं, रेस्क्यू का निज़ाम भी अच्छा है, प्लस कचहरी का निज़ाम भी। इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है पिछली गवर्नमेंट्स को एज कम्पेयर के जिस तरह से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध में, उसने स्टेट का एज अ सिंध एज अ स्टेट बात करें तो उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, और उस हवाले से
पंजाब में आपको उस किस लेवल की करप्शन नहीं दिखाई देती। जहां तक सर हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ के ऊपर भी काफी कुछ काम हुआ है पंजाब में। ओवरऑल सर ये जो टेन्योर लास्ट 3 डेकेड्स चल रहे हैं परवेज इलाही से भी पहले के, पंजाब ने खातिर ख्वाह तरक्की की है और ये नजर भी आता है। आप जस्ट मोटरवे मुल्तान से लेके आप पिंडी तक स्टार्ट करें, उसके बाद मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सक्खर से कराची तक जाएं, आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि हालात एक्चुअली हैं क्या। तो सिंध का तो बेड़ा गर्क वो भुट्टो ने कर दिया, लेकिन उसके बाद बहुत हद तक पंजाब बेहतर हालात थे। सरदार उस्मान बुज़दार जो सिलेक्ट किया इन्होंने जुनूबी पंजाब से बेसिकली, अभी आपने देखा डिप्टी चेयरमैन और प्लस चेयरमैन सेनेट वहाँ, वो भी आपको वहाँ फाटा से जी वहाँ से लेकर आए। तो सर छोटे इलाकों को देना चाहिए उनका जो रोल बनता है सेंटर के अंदर। ये जुनूबी पंजाब अगर आप जाके देखें तो इट्स मोर और लेस सेम लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंध। तो जो भी इस पंजाब में तरक्की नजर आई वो नॉर्थ और सेंटर के अंदर ज्यादा थी। अब इसको इन्होंने इस बजटरी एलोकेशंस को थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक वादा पूरा नहीं कर सके जनूबी पंजाब वाला, जो कि उसके में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल इट वाज अ गुड रिलेशन विद पंजाब का जो चला सारा का सारा बाकी सूबों के साथ। लेकिन हाँ, बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। पहले वाले जो सीएम थे वो थोड़ा सा एक्टिव थे, ही वाज वेरी मच एक्टिव। शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनका टेन्योर और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था उसी के साथ। लेकिन व्हाट ही हैज डन उस्मान बुज़दार, आई वुड रियली रिकमेंड एंड अप्रिशिएट हिम के जो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में उससे ज्यादा, क्योंकि 2.5 साल पहले आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इवन 1 साल भी गुजार पाएंगे, क्योंकि जब इनका प्रीडेसर इतने बड़े लेवल का हो तो आपका मुकाबला फिर बहुत सख्त होता है। लेकिन इन्होंने 2.5 साल गुजारे हैं कुछ ऐसे भी करके, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी मच गुड। मैं इतलाफ साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमारे पास बहुत कम था। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, फैसला आज की गुफ्तगू का आप पे छोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ।